जय हिंद एवरीवन। हमारे दूसरे एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे अभिनय ने जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया तब से लेकर आज तक का इनका कार्यकाल कैसा रहा है। वेलकम अभिनय। यस सर, थैंक यू सर। क्या आपको याद है आपने इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कब और कैसे लिया? हाँ सर, एक्चुअली ये मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था एम्स गुवाहाटी। लेकिन मेरा एक्चुअल घर मेरा बिहार में है, तो वहाँ का जो फिर मुझे स्टेट राउंड से फर्स्ट राउंड में वो मिला था, पीएमसीएच मिला था। तो मेरी 5,000 रैंक आई थी। फोर नहीं, 4-5 मतलब 4,500 रैंक थी मेरी। 4,500, तो उस पर पीएमसीएच भी था। तो फर्स्ट राउंड में ये मिल गया था, एम्स गुवाहाटी। लेकिन पापा जी का मन नहीं था कि इतनी दूर जाऊँ मैं, मम्मा का भी मन नहीं था। तो फिर हम वेट किए सेकंड राउंड में, कि सेकंड राउंड में हो सकता है एम्स देवघर मिल जाए, क्योंकि मेरी बहन भी बिहार में ही, मतलब उससे बिहार में मेडिकल कॉलेज में है। तो मेरा मन था कि मैं वहीं पर रुक जाऊं। लेकिन फिर सेकंड राउंड में फिर यहीं मिल गया एम्स गुवाहाटी। तो फिर यहाँ चले आए। जब आपने पहली बार मेडिकल कॉलेज आए उससे पहले आपको क्या उम्मीदें थी कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा वैसा होता है। और जब आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया तब आपको जब हकीकत से आप वाकिफ हुए उसमें जस क्या फर्क, कितना अंतर था? अंतर इतना था कि पहले तो मुझे लगा था कि बहुत रैगिंग होती होगी यहाँ पे एम्स गुवाहाटी में, मतलब जहाँ भी हो मेडिकल कॉलेज जो भी हो बहुत रैगिंग होती होगी। फिर आगे पता चला कि होती है, पर उतनी नहीं होती है। मतलब सॉफ्ट थोड़ी रैगिंग थोड़ी बहुत होती है, पर उतनी नहीं होती। और फिर मतलब यही था एक्सपेक्टेशन कि हाँ कॉलेज जाना है। पर ये नहीं पता था कॉलेज में इतना सारा पढ़ना होता है, लगा था कि पढ़ना होता है। लेकिन जो एक्चुअल लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ना होता है, तो वो नहीं पता था कि सच में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है यहाँ पे। तो वो मेरी एक जो थी, लोग कहते थे कि बहुत पढ़ना रहता है, तो मुझे लगा था नहीं, पढ़ना होता होगा पर इतना थोड़ी होता होगा। पता चला कि नहीं यार, सच में बहुत पढ़ना होता है। और सब याद नहीं रखना होता है, बस एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है बस वो याद रखना होता है। पढ़िए सब, तो आप याद उतना रखिए। क्या एमबीबीएस के दौरान कभी भी आपको घबराहट या अनिश्चितता महसूस हुई? अभी तो बस सेकेंड ईयर में जस्ट आए ही हैं। तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में, हाँ एग्जाम, जब मेरा सेमेस्टर एग्जाम आया था पहला सेमेस्टर, तब मुझे बहुत घबराहट हुई थी कि यार कैसे करूंगा मैं, कैसे। तो वो हुई थी, बहुत एंग्जाइटी हुई थी उस समय। और फिर कॉलेज में आके होता है ना, कभी कभी लगता है कि मतलब यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था। तो वो एक आता है, फिर फर्स्ट ईयर में आता है वो चीज, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आते हैं यहाँ पे, कहाँ आ गए हैं, इससे सब तो वही ठीक था भाई। तो वो एक थोड़ा आता है फेज कभी कभी। बट अब तो सेकेंड ईयर में है, तो बहुत नॉर्मल है सब कुछ। तो सब स्मूथ चल रहा है अभी। तो अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, आपका जैसे फर्स्ट ईयर का कैसा था? फर्स्ट ईयर बहुत स्ट्रेसफुल था सर। मतलब स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि मतलब घर से दूर रहने की तो हैबिट है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ आके होता है ना खुशी मिलना आपको, कि लाइफ में आपको डेली खुशी मिल रही है। तो पहले प्रिपरेशन फेज के दौरान डेली कुछ नया मैं कुछ डिस्कवर करता था, खुद से सोचता था कि अच्छा इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ये कहानी बन रही है, वो कहानी बन रही है। यहाँ आके पहले तो थकान इतना हो रहा था स्टार्टिंग में। मतलब एक होता है रूम पे सोच रहे हो, ठीक है समय अंडरस्टैंडेबल है कि आप क्लास है, कैसे आपको क्लास में भी नींद आ रहा है। तो वो मतलब बहुत दिक्कत होता स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद होता है यहाँ का सिलेबस, एक आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये उतना आइडिया लग, क्योंकि हम सीनियर से मैं इंटरेक्ट किया नहीं था उतना। तो सीनियर बताते हैं ना सब कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, यहाँ से पूछा जाता है, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, उस टॉपिक को वैसे पढ़ना है। तो और मुझे खुद से करने की आदत थी, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद से ट्राई खुद से करूँ। खुद से कर रहा था, नहीं हो पाई। फिर मेरी जो बहन खुद कॉलेज में है, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे करो, तो मैंने उसकी सुनी नहीं। तो फिर मुझे सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ी लास्ट में, कि बॉस कैसे कैसे करूँ मैं इस चीज़ को, क्या करूँ मैं इसका। तो फिर उन्होंने बताया यहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो काफ़ी हेल्प मिली उस चीज़ से। आपने वो सीरीज देखी है ऑपरेशन एमबीबीएस? नहीं सर, मैंने देखी नहीं। तो जैसा उस सीरीज में दिखाया गया है, यहाँ आने के बाद
क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ? क्या आपके भी वैसे ही कुछ दोस्त बने एमबीबीएस में? क्या आपके साथ भी हॉस्टल पर वैसे ही रूम शेयर करके रहना पड़ा? क्या आपको भी पढ़ाई का स्ट्रेस उतना ही फेस करना पड़ा यहाँ एडमिशन लेने के बाद? सर मैंने वो सीरीज़ देखी नहीं है, जो भी ऑपरेशन एमबीबीएस वो देखी नहीं है मैंने। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ आके दोस्त बने, दोस्त हैं अभी भी अच्छे। तो मतलब दोस्ती तो स्लो प्रोसेस होती है ना, कि कॉलेज में आकर के और बहुत स्लो हो जाता है प्रोसेस वो दोस्ती का। अब प्रिपरेशन एग्ज़ाम फेज़ में बहुत मेरे दोस्त बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, 7-8 अच्छे दोस्त हैं मेरे। वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको अभी भी कॉल करूँ बोलूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो पैसे भेजेंगे और फिर पूछेंगे और चाहिए। ये भी नहीं पूछेंगे तुझे क्यों चाहिए, तो कब वापस करेगा? बस 2 ही चीज़ पूछेंगे कि भेज दिए हैं और चाहिए तो बता देना, बस। तो ऐसे ऐसे दोस्त यहाँ पे बनना बहुत मुश्किल है कॉलेज में, क्योंकि मतलब बहुत अलग है मेडिकल कॉलेज और वो लाइफ़ बहुत अलग है। जब आपने एडमिशन ले लिया था यस सर। यहाँ मेडिकल कॉलेज में, तब से पहली क्लास जब आपने अटेंड की, इस यस बीच सर। कोई गैप का फासला था और इस बीच आपने क्या किया? हाँ, सर जब मैंने एडमिशन यहाँ पे ले लिया कि हाँ, यही कॉलेज लेना है, तो उसके बाद फिर उस बीच में बस मैं घर पे था और घर पे था वहाँ घर से यहाँ पे बहुत लेट आया मैं। लेट मतलब कि सेकंड राउंड में आया था। तो उस बीच में मैंने बस घर पे रहा मम्मा के साथ, पापा के साथ और तो मेरी छोटी बहन, उनके साथ बस घर पे रहा। अ, सीरीज़ देखी, उनके साथ बातें की, बस यही सब कुछ किया। अपने दोस्तों से बातें की, जो मेरे दोस्त हैं मतलब कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 1 का, 2 का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उन्हें पढ़ाता था बेसिकली मैं। मतलब मुझे फिज़िक्स पढ़ना बहुत पसंद है, शौक है। मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन लगाता था, अच्छे कॉन्सेप्ट खोजता था कि और आसान कैसे बना सकते हैं चीज़ों को। तो मैं उनके साथ पढ़ा उन उन मतलब उनकी हेल्प करता था, वो उनको पढ़ाता था मैं बेसिकली। अगर किसी भी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो अपने एमबीबीएस के फर्स्ट पहले दिन का वो अनुभव बताते हैं, खास करके एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल का। हाँ सर। आपको कुछ याद है कि आपके साथ क्या यस सर, हुआ? यस सर, यस सर। मतलब डिसेक्शन किट खरीदे थे सबने हमने, मतलब मैंने भी लिया था एकदम ग्लव्स मास्क वास्क पहन करके। तो फर्स्ट डे गए थे तो एक ही होती है ना बॉडी कैटेगरी, तो उसपे सब लोग ऐसे 3 बॉडी थी हमारे यहाँ, तो वहाँ पे 3 थी यहाँ पे। तो रोल नंबर 1 टू 33 यहाँ पे चले आए थे। तो पूरा सब लोग ऐसे झुक गए थे, फिर मैम आके में तो ओथ दिलवाते, कैडेवरिक ओथ। और फिर उसके बाद फिर बॉडी देते हैं डिसेक्शन में, वहाँ पे रखी रहती है। तो पूरा सब लोग झुक गए थे कि मैं करूँगा। फिर मैम बोली कि रोल नंबर वाइज होगा, कि रोल नंबर 1 टू 5 करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो पहले दिन तो पूरा एकदम लोग होता है ना, एक ऊपर चढ़ रहे थे बॉडी देखने के लिए, कैसे कट रहा है, हमें काटना है। तो थीम डिसेक्टर खोल रहा है, मैं किसी को पेज नंबर नहीं मिल रहा है तो खोल रहे हैं, तो कहाँ वो काफ़ी मेमोरेबल था वो तो। आपने वैद्यकीय छात्र काल के सामान्य दिन का क्या आप विवरण करेंगे? हाँ, तो बेसिक दिन है कि मतलब सुबह उठना सबसे मुश्किल है, पहली क्लास। पहली क्लास के लिए उठना, अगर उठ गए तो आप मतलब बस आप उठ जाना, कितना भी नींद आए आपको, बस उठ जाना है पहली क्लास के लिए, फिर तो पूरे दिन में क्लास हो जाएगा आराम से। और रात में थोड़ा जल्दी सोएँगे तो क्लास में अटेंटिव रह पाएँगे आप, वरना फिर क्लास में नींद आने लगेगी। मतलब अगर लेक्चर चल रहा है आपका 20 मिनट तक आपका स्पैन रहेगा, फिर अटेंशन जाने लगता है। तो आप थोड़ा माइंडसेट लेके जाएँगे हाँ कि मुझे सीखना है, तब अटेंशन रहेगा, वरना फिर आपको नींद आने लगेगी। तो उसके बाद फिर क्लास से आएँगे, क्लास गए फिर मतलब सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और फिर तो 1 आपकी बजे तक क्लास सुबह चलेगी। 8। हाँ, 8 बजे से स्टार्ट होती है और फिर सर 1 बजे तक खत्म होती है। फिर गैप मिलता है 1 घंटे का, उसमें आप मतलब खाना-वाना खा लो। फिर 2 से फिर 4 बजे तक चलती है। फिर 4 बजे 2 क्लास से ओवर हो 4। जाएगा। 2 से 4। ओके, ओके। हाँ, लंच के बाद हो रहा है। फिर 2 से 4 होगा, फिर उसके बाद आप 4 बजे से फिर घर हॉस्टल पे मतलब। और लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, क्या आप उसी माइंडसेट, उसी स्टैमिना, उसी कंसंट्रेशन के साथ वही क्लास अटेंड कर पाते हैं क्या? डिपेंड करता है खाने में क्या खाया था मैंने और कितना खाया था। अच्छा। अगर अगर खाना ज़्यादा खा लिया फिर तो कंसंट्रेशन कम,
और खाना कम खाया तो फिर कंसंट्रेशन हाई, ऐसा होता है। तो अभी तक के कार्यकाल में आपके हिसाब से कौन-सा विषय सबसे दिलचस्पी या सबसे मनोरंजनात्मक रहा? सबसे अच्छा सबसे मुझे टफ़ चीज़ें अच्छी लगती हैं कि मैं टफ़ चीज़ों को आसान बनाऊँ। तो ओके, हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है मेडिकल कॉलेज में बनाना। तो एनाटॉमी मुझे सबसे लगी थी कि सबसे टफ़ लगती है, तो मैंने सोचा था कि उससे मैं अच्छा करूँ, पर उतनी अच्छी हो नहीं पाई मेरी एनाटॉमी। तो हाँ, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एनाटॉमी लगी थी स्टार्टिंग में, कि क्यों? हाँ, एनाटॉमी क्योंकि वो सबसे टफ़ थी ना। तो जैसे फिज़िक्स लोगों को टफ़ लगती थी, तो मैं सोचा कि उसे आसान बनाऊँगा, पर मुझसे हो नहीं पाया वो उतना आसान बनाना, मैं उतना आसान नहीं बना पाया उस चीज़ को, एनाटॉमी को। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एनाटॉमी थी, फर्स्ट ईयर में और तो। और सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल भी एनाटॉमी ही रही, दोनों से। जी, ऐसा सर। कौन-सा विषय था जिसने आपको पढ़ाई करने के लिए या तो मजबूर कर दिया या प्रोत्साहित कर दिया कह दीजिए? एनाटॉमी सर, एनाटॉमी ही थी। क्योंकि मतलब अगर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ईज़ी है, वो हो जाएगी। पूरे एमबीबीएस कार्यकाल में दूसरा विषय ही नहीं है फर्स्ट ईयर क्या एनाटॉमी? फर्स्ट ईयर सर। हाँ, अच्छा, फर्स्ट ईयर। हाँ, और हाँ जी सर। अभी सेकंड ईयर में तो पैथोलॉजी वो लग रही है, थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा लग रहा है कि हाँ, उससे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है पैथोलॉजी में। ऐसा कहते हैं कि जो दवाई देता है वो जो बहुत अच्छी दवा देता है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो फार्माकोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, सर फार्माकोलॉजी भी और मैंने उतनी नहीं पढ़ी है फार्माकोलॉजी, लेकिन हाँ, फार्माकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। वो मतलब वो बहुत ज़रूरी है फार्माकोलॉजी भी। लेकिन पैथो उससे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। मच मोर उसमें लिंक है पैथो में, इधर से उधर बहुत लिंक है उसमें। और ओके। फार्माकोलॉजी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो तो जब से आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, आपने क्लासेस ये ज्वाइन किए हैं, तब से लेकर अभी तक, आज तक ये आपके कई सारे सीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, तो इनमें से ऐसा कोई है जिसने आपको प्रोत्साहित किया हो, प्रेरित किया हो, एक जिंदगी में या फिर कहिए कि कम से कम एमबीबीएस में एक नई दिशा दिखाई हो? ऐसा तो अभी तक कोई मिला नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि मिलेंगे। यकीनन। अब तक के आपके सफर में, मेडिकल कॉलेज के सफर में, सबसे यादगार या खुशगवार कोई लम्हा? अभी तक तो उतना कुछ हुआ नहीं है सर, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड स्टार्ट हुआ है। लेकिन हाँ, मतलब जिस दिन एडमिशन करवाने आए थे मेरा फर्स्ट डे, तो उस दिन पापा खुश थे बहुत कि हाँ, मतलब बेटे का हो गया, जो जो उसको चाहिए था वो उसको मिला है। तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, मुझे बहुत ज्यादा याद आता है वो। मेडिकल प्रोफेशन को लेकर आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? पहले आप क्या सोचते थे और अभी आपकी क्या राय है? मतलब अब फिर डॉक्टरों की रेस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि कितनी मेहनत लगती है, अब पता चल गया कितनी मेहनत लगती है। तो रिस्पेक्ट बढ़ गई कि हाँ, कितना पढ़ के बंदा यहाँ बैठा है, कितना इसने चीजें सेक्रीफाइस करी होंगी, कितना मेहनत किया होगा। तो थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ा डॉक्टर में। और इस पढ़ाई के दौरान आपको कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेन दिक्कत हुई थी कि पढ़ाई से स्टडी रिलेटेड भी, और थोड़ा एडजस्टमेंट रिलेटेड। पढ़ाई रिलेटेड ये दिक्कत हुई कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये चीज हुई थी, बहुत दिक्कत करी थी यहाँ पे आकर के। तो और उस वक़्त दूसरी उस वक़्त आपने किससे मदद माँगी? आपने कहा था कुछ अ, सीनियर्स ने मदद हाँ की। हाँ, तो फिर सीनियर से मैंने उनसे मिला, और दोस्त जो है मेरे, उनसे पूछा कैसे करना है इस चीज़ों को, कहाँ से करना है। तो फिर वहाँ से पता चला, और खुद में ही सोचा कि हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं चीज़ों को। और वही चीज़ जो कहानी बना के याद होता है, चीज़ों को याद करने का तरीका। तो कहानियाँ मुझसे यहाँ पे उतनी अच्छी बन नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं और अच्छी बनाना चाह रहा था। तो मतलब चीज़ों को याद करने की आप कहानी ट्रिक्स बनाते हैं, तो उससे उतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी। तो उस चीज़ को लेके मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर लास्ट में बनी, तो थोड़ा अच्छा लगा लास्ट में।
तो अभी भी आपका जो शेड्यूल है वही सेम है जो सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती है और दोपहर को 1 बजे तक क्लासेस चलती है। क्या ऐसा ही है कि अभी भी सेकंड ईयर में या उस शेड्यूल में नहीं, कोई नहीं सर, बदलाव आया? चेंज है सर। सेकंड फर्स्ट ईयर में था कि क्लासेस चलती रहती थी, लेकिन यहाँ पे है कि 8 से 10 क्लासेस होती हैं, फिर 10 से 1 क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। ये और क्या होता फिर है? 2 से क्लिनिकल पोस्टिंग में सर आपको जाना है, हमारा बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग करनी है पेशेंट की। जो भी पेशेंट एडमिट है उनसे जाके पूछना है कि आपको क्या बीमारी हुई है, कब से हुई है, और बेसिकली पेशेंट का जो होता है वो तैयार करना कि इनको क्या क्या चीज़ हुई है, इनकी एज, उम्र, इनकी एज कितनी, नाम क्या है, उम्र क्या है, और फिर इनको क्या कंप्लेंट हुई है, कब से हुई है, नॉर्मल का ब्लड ग्रुप क्या है, सीबीसी ब्लड का, मतलब ये सब चीज़ें उनकी नोट करना। ये चीज़ें हैं, और वहाँ पे मतलब डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, तो अब सीखने को मिलता है। अच्छा, ये भी हो सकता है, जैसे मुझे आज ऑप्शन गायनी की पोस्टिंग थी कल, तो कल उसे पता चला कि अब प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन रिटेंशन भी होता है। तो मतलब आपको यूरिन नहीं हो पाता है। तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि भाई ये भी चीज़ होता है। तो मुझे मतलब एक पेशेंट थी जिनको ये चीज़ हो रखा है, जो इनकी शिकायत थी। तो मुझे लगा ये किसी और कारण से हुआ होगा, मतलब कोई यूटीआई हो रखा होगा, इनको यूरिन इन्फेक्शन कुछ भी हो रखा होगा। मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी कंडीशन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है। तो वहाँ बहुत कुछ नहीं पता चलती है जाकर के आपको। तो क्लिनिकल पोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग पर, जीवन पर, एमबीबीएस के जो ट्रेनिंग है उस पर? हाँ, ये चीज़ देख के पता चला कि कितना कुछ है सीखने को। और ये पता चला कि पेशेंट मतलब वो कैसे बात करते हैं उनसे, कैसे पूछेंगे जाकर के आप। मतलब अब होता है ना, इंटरेक्शन है, फर्स्ट टाइम हो रहा है पेशेंट से, तो अच्छा लग रहा है बहुत कि हाँ, बस कुछ सीख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये जो मरीजों से मिलने-जुलने और उनका इलाज करने के अनुभव ने आपके अंदर की जो इंसानियत है, दर्द की अनुभूति और उनसे सहानुभूति को समझने में क्या सिखाया? मतलब पहले दिन तो एक मतलब लोगों का होता है ना मेडिसिन वार्ड में, बहुतों के बहुत सारी इंजरी हो रखी थी। पहले दिन तो बहुत अजीब लग रहा था जाने में। फिर तो आदमी डिसेंसिटाइज हो गया, मतलब वो देख के अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे उसका दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन बस मैं दिमाग नॉर्मल काम कर पा रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा। मतलब मैं देख अच्छा सीख पाऊंगा वहां, पहले तो सीख ही नहीं पा रहे थे, अजीब मतलब थोड़ा अंदर में अजीब हो गया था। लेकिन अब थोड़ा डिसेंसिटाइज हो रहा है आदमी धीरे धीरे कि ठीक है, हाँ मैं इस सिचुएशन में भी नॉर्मल फंक्शन कर सकता हूँ। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है सीखना। और कि हाँ उनके दर्द का अनुभूति तो हो रही है कि हाँ ये चीजें भी हो सकती हैं। और ये चीज हो रहा है कि मुझसे कहीं अगर एक भी गलती हुई तो उसका कितना भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना उम्मीद लेके वो इंसान मेरे पास आ रहा है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं उस काबिल बनूं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है, मैं उस चीज को पूरा कर पाऊं। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है ना, एहसास हो रहा है। ये जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी ने समाज, सेहत और इंसानियत के प्रति आपकी सोच को बदला भी है या नहीं? और अगर हाँ, तो कैसे? हाँ सर, बदला है ना। मतलब पहले मुझे लगता था कि हर इंसान अच्छा होता है। अब लग रहा है कि मतलब पहले लगता था कि मतलब इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर वो मेरे ऊपर है कि मैं उसकी क्या निकाल रहा हूँ मेरे सामने, अच्छाई उसके सामने उसकी निकल रही है, उसकी बुराई निकल रही है। अगर उसकी बुराई निकल तो फिर कमी मुझ में है कि मैं उसकी अच्छाई नहीं निकाल पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अ, लोग अच्छे बुरे में बुरे भी ज्यादा होते हैं। तो अब ये चीज आया, मतलब जो आप आस पड़ोस में रहते हैं उससे मैंने ये सीखा। और कि ये सीखा कि आप अपनी तरफ से एक भी गलती मत करो। गलती इन द सेंस कि आप हर चीज जितना हो सकता है उतना ट्रांसपेरेंट, और उतना आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो कि आपके कुछ आँच ना आए बाद में, कि कोई कुछ भी डाउटफुल ना रहे कि हाँ आपने यहाँ गलती कर दी। तो मतलब आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा इस प्रोफेशन में, कि आपसे कहीं कोई चूक ना हो जाए। क्योंकि आपसे चूक होगी तो लोग आप ये ऐसा नहीं समझेंगे कि चलो ठीक है, इससे एक गलती हो गई, इसको माफ कर देते हैं, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, गलती इंसान से होगी। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे इस प्रोफेशन में। मतलब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, मैंने ये इतना सीखा। आपकी क्या राय है? जब आप पोस्टिंग जाते हैं,
तब आप कौन से कपड़े पहन के जाते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक है? हाँ, सर थोड़ा मतलब कपड़े ऐसे होने चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसको देख के लगे कि हाँ, ये डॉक्टर है, मतलब उसको फीलिंग आनी चाहिए डॉक्टर वाली। तब तो वो हमें सब कुछ अच्छे से बता पाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर ड्रेसअप होता है ना, फॉर्मल ड्रेसअप, आपके फिंगर लेंथ ट्रिम्ड ऐसा हों। मेरा सवाल यही है कि ऐसा यस सर। क्यों है कि फॉर्मल कपड़े ही पहनने चाहिए? फॉर्मल कपड़े इसलिए कि जो जो पेशेंट है, उसके दिमाग में डॉक्टर की एक इमेज सेट है कि हाँ, डॉक्टर ऐसा होता है। तो अ, अगर मतलब जितना मुझे लगता है कि उसे कंफर्टेबल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, कि वो आपको देखते उसके अंदर में आए कि हाँ, ये मुझे ठीक कर देगा। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े पर्सनैलिटी में सब कुछ आता है ना, आपके कपड़े किस तरीके से बात करते हैं। मतलब पेशेंट को रिएश्योरेंस मिलना चाहिए कि आप उसे ठीक कर दोगे। तो उसके लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका एटीट्यूड डॉक्टर वाला हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो कि हाँ, आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो। तो थोड़ा पेशेंट रिलैक्स हो कि हाँ, ये मुझे ठीक कर देगा, मुझे कुछ को तो ये सँभाल लेगा। अब मैं ही फटे कपड़े हुए जाऊँ तो वो उससे मतलब वो फ़ील नहीं आएगी डॉक्टर वाली कि हाँ, ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं। तो इसीलिए मेरे चलो, ख्याल से ज़रूरी है कोई एप्रॉन। डॉक्टर हुए कपड़े तो नहीं पहनता, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक ये मतलब तो नहीं बनता ना कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ना जिऊँ, मैं क्यों दूसरों के हिसाब से जिऊँ? जैसे कि अगर मुझे पसंद हाँ, है कि मैं स्पाइक्स हेयर रखकर घूमूँ-फिरूँ, रहूँ स्पाइक्स हेयर में, तो उसमें आप हुँ, हुँ। लोगों को क्या ऐतराज़ होना चाहिए? मेरी ज़िंदगी है, मेरे बाल हैं, मैं स्पाइक्स रखूँ हाँ, या कर्व्ड रखूँ, कर्ली बना दूँ, मेरी हेयर स्टाइल है, मैं लंबे बाल रखूँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, सर। तो फिर बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं? सर, वो डॉ मैं जीन्स डॉक्टर का पहनूँ, बिल्कुल। मैं हाँ, दाढ़ी रखूँ, ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली सर कि बिल्कुल वो हमारी है ना कि आप में टैलेंट होना चाहिए बस लास्ट में ना, कि कोई भी डॉक्टर है, तो प्राइमरी चीज़ है कि उसके अब कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके स्पाइक बना के आया, वो आपको ठीक कर दिया किसी पेशेंट को। कोई एकदम डॉक्टर अच्छे से बाल ऐसे करके है, वो ठीक नहीं कर पाया। तो बात अल्टीमेटली टैलेंट की है, लेकिन अगर अगर ये चीज़ करने से पेशेंट को थोड़ा सुकून मिल रहा है, मतलब उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, उसकी फ़ील गुड हो रहा है उसको कि हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं, ये मुझे ठीक कर देंगे। तो वो चीज़ करने में मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि उतनी दिक्कत होनी चाहिए हमें एज़ अ डॉक्टर। उतना तो कर ही सकते हैं एट लीस्ट कि आप स्पाइक हम बाहर बनाए घूम लेंगे, अगर हम क्लिनिक जा रहे हैं, थोड़ा-सा नीचे कर लें, कम से कम एट लीस्ट। तो मेरा ये ओके, सोच है कि एट लीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं मिनिमम। आपने ऐसे कभी वाक़या सुने होंगे, रिसेंटली जो हुआ था वेस्ट बंगाल में, बिहार में हुआ है, पीएमसीएच में हुआ है। कभी आपने वो वाक़या सुने हैं कि ड्यूटी ऑन डॉक्टर्स को मारा है? तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, सर बेसिकली अब अगर किसी का फ्रस्ट्रेशन है, तो वो कहीं न कहीं निकलेगा। तो अगर कोई पेशेंट है क्योंकि उस समय इमोशनल दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, जब मान लीजिए कोई पेशेंट कोई अगर मेरी ही मम्मा का तबीयत खराब हो गया था एक बार ट्रेन में, तो उस समय हुँ, लॉजिकल दिमाग कम काम करता है आपका, इमोशनल दिमाग ज़्यादा काम करता है, कि यार कुछ अगर नहीं हो पा रहा, अच्छे से नहीं होता, हो तो गुस्सा आ जाएगा, कि यार ये कैसे हो रहा है? आपको समझ में नहीं आएगा ना कि डॉक्टर का वो प्रोसीजर है, आपको प्रोसीजर नहीं पता है, तो आप थोड़ा हाइपर हो जाओ कि ये क्या कर रहे हो मेरी मम्मा के साथ? क्या कर रहे हो? तो और अगर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो फिर थोड़ा निकलेगा अंदर से वो चीज़। तो उसके लिए हमें जो डॉक्टर है उनको पहले तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि बात करने सीखना चाहिए हमें, जो भी हम लोग हैं, कि हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं पेशेंट से। उसको वो सेंस ऑफ रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे कि हाँ, वो ठीक होके जाएगा यहाँ से। और अगर हम उसको कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी, तो एट लीस्ट इस तरीके से करें कि उसके जो परिजन है उसको पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अपडेट मिलती रहे और अच्छे तरीके से उनको अपडेट मिले, रीअश्योरिंग वे में अपडेट मिले कि हाँ, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये नहीं कि जो भी स्टाफ है वहाँ पे या फिर हम जो डॉक्टर हैं वो जाके उनसे बात कर रहे हैं ऐसे कि अच्छा जाके उधर बैठना ठीक हो जाएगा ये वो। तो ऑब्वियस है कुछ खराब होगा तो फिर वो आएगा ही लड़ने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में वो है ना, अभी इमोशनल उसका ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन नहीं काम कर रहा है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें कि हाँ, हम जो उसका इमोशनल नीड उसकी क्या है उससे हम उसको कैटर कर सकें। तो आई थिंक हमें सीखना चाहिए ये चीज़ का। और दूसरा है कि हाँ, ये अ, भी सीखने एक की तरीके चीज़ है। से
हाँ, हमें सीखना चाहिए और सिखाया भी जाता है हमें। एडकॉम क्लासेस होती हैं, हमारी फर्स्ट ईयर में होती थी और ओके, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन और एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन और दूसरी की एक मतलब ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और सामने वाले की तरफ से भी होना चाहिए कि वो भी इस चीज़ को समझे। तो और अगर नहीं समझ पाया तो उसके वहाँ पे गार्ड्स होने चाहिए। जब से आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, मेडिकल कॉलेज में आप आए हैं और आपने मरीज़ देखना शुरू कर दिया है, तो यस सर। इसके बाद से लेकर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यक्तिमत्व में कोई परिवर्तन आया है? थोड़ा सीरियसनेस का एहसास हो रहा है कि बहुत सीरियस प्रोफ़ेशन है ये। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ज़्यादा हो रहा है कि पेशेंट बहुत उम्मीद से देखता है आपकी तरफ कि क्योंकि तो सेकंड ईयर में हमें बहुत कुछ आता नहीं है उतना, तो अभी भी सीख रहे हैं। तो लगता है कि हाँ, इनकी मतलब इस उम्मीद पे खड़ा होना ज़रूरी है। तो वो वाला फीलिंग आता है ये चीज़ का, इसीलिए इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है पेशेंट का और सेकंड ईयर से बच्चों का, मतलब हमारा स्टूडेंट्स का। अभी आप सेकंड ईयर में हैं, तो आने वाले वर्षों से, मेडिकल के वर्षों से आपकी क्या आशाएँ हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी? वही है कि मैं सीख के जाऊँ चीज़ें सारी, जितनी हो सकती मैं उतनी सीखूँ और ऐसा बनूँ कि जो मेरे पास जिस उम्मीद से आए, उसकी उम्मीद पूरी हो। मतलब वो मेरे यहाँ से ऐसे ना जाए कि अरे यार मैं ठीक नहीं हो पाया। मतलब वो उदास होके ना जाए, वो खुश होके जाए कि हाँ, इन्होंने मुझे ठीक कर दिया अच्छे से। सिर्फ खुश होकर ही जाए ठीक है? या ठीक होकर भी जाए? हाँ, मतलब वो ठीक होगा तो ऑब्वियसली खुश हो जाएगा वो नेचुरली। तो हाँ, मेरा वो मानना है और खुश होके जाए मतलब इन सेंस ऐसा ना हो कि ठीक होने के चक्कर में उसको सब कुछ खराब हो जाए। पूरे उसके पैसे-वैसे, घर-वर, गाड़ी सब बिक जाएँ, उसकी पत्नी छोड़ के चली जाए, उसको पैसे ना बचे उसके पास। तो ऐसा ना हो। तो मतलब खुश होके जाए कि उसके पास चीज़ें मतलब रहें कि हाँ, अफोर्डेबल हो उसका लाइफ़, उसका जो भी इलाज है, वो खर्चा उसका अफोर्डेबल कि वो अफोर्ड कर पाए इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं कि आपके ये सारी उम्मीदें खरी उतरे और यस, आप अच्छे अंकों से आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई उत्तीर्ण करें और इसी के साथ हम आपकी आज्ञा लेना चाहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपके अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। जय